1, 2, 3, come on! हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस न्यू प्लेटफॉर्म पर। आप जैसा कि अपन पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी, और उसमें ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग भी अपन वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी का चैप्टर जो है पूरा ख़त्म करने वाले हैं। इसमें काफ़ी कुछ हो चुका है, तो आप वीडियो को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि आप जितना इस वीडियो को फैलाओगे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चलेगा कि यहाँ पर कंप्लीट कोर्स करवाया जा रहा है कॉम्पिटिटिव क्लासों के लिए। तो प्लीज़ हमारे साथ जुड़े रहिए। तो अपन क्या पढ़े थे, अपन ने वायुमंडल के बारे में देखा था, एटमॉस्फेयर क्लाइमेटोलॉजी को अपन ने स्टार्ट किया है। क्लाइमेटोलॉजी के अकॉर्डिंग अपन पूरा चैप्टर किस तरीके से पढ़ना है वो बताया था। वायुमंडल पढ़ेंगे, वायुमंडल के बाद वायुमंडल की संरचना पढ़ेंगे, संरचना के बाद जैसे वायुदाब होता है, हवाएं होती है, ये सारी कौन कौन सी गर्म हवाएं, कौन कौन सी ये सब चलती हैं, ये सारी पूरा टॉपिक यहाँ पर क्लाइमेटोलॉजी के अंतर्गत मैं पूरा कंप्लीट करवाऊंगी। सबसे पहले देखते कल क्या देखा था। कल देखा था अपन ने वायुमंडल है, कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, यानी कि उसका निर्माण किससे हुआ है। तो उसमें क्या था, गैसें थी, जलवाष्प, धूल के कण, जिन चीज़ों से वो मिलकर बना था। कौन कौन सी गैसें थी, कार्बन लाइन जो थे, कार्बन लाइन जो वैज्ञानिक हुए यूएसए यानी कि अमेरिका के थे, उन्होंने क्या बताया था कि हल्की गैसें थी वो कार्बन लाइन के ऊपर पाई जाती हैं, भारी गैसें जो थी वो कार्बन लाइन के नीचे पाई जाती हैं। भारी गैसों में जैसे नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया और CO2 हो गया, आर्गन हो गया। और हल्की गैसों में कौन कौन सा था, जैसे कि आर्गन, हीलियम, नियॉन, ये नाइट्रोजन, ये जो भारी गैसें थी वो ऊपर पाई गई थी। इनको क्या बोला गया था, कार्बन लाइन के ऊपर जो भारी गैसें पाई गई उसको एस्ट्रोलॉजी बोला गया। कार्बन लाइन के नीचे वाले पार्ट को क्लाइमेटोलॉजी बोला गया है। मतलब जितनी भी जलवायु से संबंधित घटनाएं घटित होती हैं वो क्या होती हैं, यानी कि 100 किलोमीटर से नीचे वाले पार्ट में होती है। ऐसा उन्होंने डिवाइड किया था। इसके बाद उन्होंने बताया था कि चंद्रमा और कार्बन लाइन के बीच जो पट्टी पाई जाती है उसको सेसुलर लाइन बोला था। उसके बाद अगर मून यानी कि चंद्रमा और सूर्य के बीच जो स्पेस था उसको आउटर स्पेस नाम दिया गया। तो सिंपल से क्वेश्चन अगर उठ के आएंगे तो आपका यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। बस आपको चीज़ों को समझते जाना है, याद करते जाना है और मोर देन मोर प्रैक्टिस करते जाना है। ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, रिवाइज करोगे, उतनी ही ज़्यादा आपको चीज़ें माइंड में बैठेंगी। ठीक है, तो देखते हैं आज अपन उन गैसों के बारे में जानकारी लेते हैं। जो गैसें हैं वो किस लिए हमारे वायुमंडल में अगर ये गैसें उपस्थित है तो क्या काम करती हैं, उनके बारे में अपन को पूरी जानकारी लेनी है। तो जैसा कि नाइट्रोजन आपको देख रहा है, अपन पढ़ रहे हैं कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, यानी किन किन से मिलकर बना था वो कल बता दिया था, लेकिन गैसों के बारे में पूरी डिटेल देते हैं। तो नाइट्रोजन यानी कि आपको पता है नाइट्रोजन 78% वायुमंडल में पाई जाती है। ये देखा है आपका 78.08% ये वायुमंडल में पाई जाती है। इसमें क्या इसका काम होता है, सबसे पहले ये CO2 जो है यानी ये क्या है, दहन क्रिया को रोकने में सक्षम होती है। यानी कि आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछा भी गया है कि नाइट्रोजन का मुख्य कार्य क्या होता है। तो ये हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन जो गैस है वो जलने में सहायक होती है, लेकिन उसकी ज्वलन क्रिया को कम करने में कौन सहायक होता है। अगर नाइट्रोजन नहीं होती तो इतना था कि हमेशा आग लगी रहती और इसे बुझाना मुश्किल हो जाता। तो ये क्या होता है, दहन यानी कि O2 की दहन क्षमता को कम करती है। दूसरा कार्बनिक यौगिक मिलता है। हम इसको कैसे प्राप्त करते हैं, तो हम इसको करते हैं पेड़ पौधों से। नाइट्रोजन यानी कि नाइट्रेट के रूप में बैक्टीरिया क्या करते हैं, इसको नाइट्रोजन फिक्सेशन भी बोलते हैं, नाइट्रोजन फिक्सन या फिर स्थिरीकरण कहते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा फली वाले जो पौधे होते हैं, जैसे अगर बात करें जैसे मटर हो गया, चना हो गया, इस तरीके के पौधों से क्या होती है ये मनुष्य प्राप्त करता है। तो सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बैक्टीरिया जो है वायुमंडल में, बैक्टीरिया जो मतलब नाइट्रोजन पाई जाती है, तो बैक्टीरिया उसका क्या करते हैं, तो नाइट्रोजन का क्या करते हैं, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। ठीक है, और अपन किस रूप में प्राप्त करते हैं, पौधों से प्राप्त करते हैं। ये प्रोटीन निर्माण में सहायक होती है। ये साइंस का क्वेश्चन है, प्रोटीन निर्माण में सहायक होती है। और एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो चिप्स आते हैं, मतलब पैकेट आते हैं जितने भी, अंकल चिप्स जैसे सुना होगा आपने, ले सुना होगा, लेस का जो पैकेट आता है उसमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, जिससे कि क्या हो, उसके अंदर जो आलू की चिप्स रहती हैं उनको खराब नहीं हो। तो चीज़ों को खराब होने के लिए भी उन पैकेट्स के अंदर क्या जो गैस भरी रहती है वो कौन सी गैस भरी रहती है, तो नाइट्रोजन, ये याद रखना है। इसके बाद देखते हैं ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन क्या काम करती है। तो सबसे पहले ऑक्सीजन का परसेंटेज पूछा जाता है। ऑक्सीजन का परसेंटेज आपको 20.95 याद रखना हो तो रखना, नहीं तो ये आपका 21% ऑक्सीजन वायुमंडल में पाई जाती है। इसका मुख्य काम क्या होता है, ये जीवनदायिनी गैस होती है। जीवनदायिनी कैसे, क्योंकि ये इसी नाइट्रोजन के साथ इसी ऑक्सीजन से क्या होता है, हम सांस ले पाते हैं। अगर ये ऑक्सीजन नहीं होती तो हम
शायद जीवन यापन नहीं कर पाते। जीवन की उत्पत्ति का कारण नहीं है। बताया था कि आपको कि जब वायुमंडल बना और पृथ्वी बना तो पृथ्वी पर कौन सी गैस थी? ऑक्सीजन गैस नहीं थी। ऑक्सीजन का निर्माण काफ़ी टाइम बाद हुआ है, क्योंकि बैक्टीरिया उत्पन्न हुए, शैवाल उत्पन्न हुए, इनके द्वारा क्या की गई, इनके द्वारा क्या किया गया, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया की गई, फोटोसिंथेसिस किया गया, उसके बाद ही ऑक्सीजन का जन्म हुआ है। तो ये आपसे पूछा जाएगा कि मेन है, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन जीवन यानी कि जीवन की उत्पत्ति का कारण है या नहीं। तो आपको याद रखना है कि नहीं है, लेकिन हाँ जीवन उत्पत्ति का परिणाम है, क्योंकि जीवन जैसे ही उत्पन्न हुआ तो उसके व्यक्ति के लिए क्या चाहिए होती है? ऑक्सीजन चाहिए होती है सांस लेने के लिए। तो ये है जीवन की उत्पत्ति का क्या है? ये परिणाम है। जीवन की उत्पत्ति का क्या है? ये रिजल्ट है। ये आपको याद रखना है। इसके बाद अगर बात करते हैं ऑक्सीजन यानी कि ऑक्सीजन की बात करते हैं तो जीव जंतु में बड़ी मात्रा में जो जनसंख्या वृद्धि हो रही है ना आज, उसका मुख्य कारण ऑक्सीजन ही है। यही कारण है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति ही जनसंख्या वृद्धि के लिए जिम्मेदार है कहीं ना कहीं। वर्तमान में जो जनसंख्या आप देखते हो कितनी मात्रा में वृद्धि हो रही है, तो इसका मुख्य कारण क्या है? तो ऑक्सीजन है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या जनसंख्या वृद्धि के लिए ऑक्सीजन जिम्मेदार है? तो आप कहोगे कि हाँ, यस और नो में आंसर कभी कभी पूछ देते, तो उसके लिए दहन क्रिया के लिए उत्तरदायित्व है, यानी कि अगर ऑक्सीजन नहीं होती तो आप कोई भी चीज़ को जला नहीं पाते। जलाने के लिए ऑक्सीजन सहायक है, बुझाने के लिए नाइट्रोजन सहायक है। अब इसके बाद अपन कार्बन डाइऑक्साइड देखते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में पूरी जानकारी लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में कितनी मात्रा में पाई जाती है? तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का मेन कारण क्या है, किसके लिए जिम्मेदार होती है? तो सबसे पहले देखते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है यानी कि CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि 0.033% इसका पहले था, लेकिन अगर प्रेजेंट की बात करें तो जो प्रेजेंट में इसकी मात्रा 0.04% वृद्धि हुई है, मतलब 0.01 की वृद्धि हुई है। तो इसका मुख्य कारण क्या है कि प्रेजेंट में काफ़ी अधिक मात्रा में क्या हो रहा है? औद्योगिकरण यानी कि अधिकतम मात्रा में इंडस्ट्रीज लग रही है। इंडस्ट्री लगने के बाद काफ़ी अधिक मात्रा में पेड़ पौधों की कटाई हो रही है। कटाई होने से क्या हो रहा है कि जो फोटोसिंथेसिस जो क्रिया होती थी, पेड़ पौधे जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया करते थे, तो उसकी मात्रा में कमी आई है और लगातार कार्बन डाइऑक्साइड का क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज होने के साथ साथ क्या हो रहा है? ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। तो ग्लोबल वार्मिंग होती क्या है? ग्लोबल वार्मिंग का मतलब होता है कि ये लिखा है आपको ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन सी गैस होती है? तो आपको याद रखना कार्बन डाइऑक्साइड। इसका मुख्य कारण क्या होता है कि ये अपना सन हो गया और ये अपनी पृथ्वी हो गई। ये सन और ये पृथ्वी, यहाँ सूरज से जो रोशनी आती है लघु तरंगों के रूप में पृथ्वी सूर्य से प्रकाश लेती है। 49% तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी अपने पास रखती है और मतलब जो बाकी रहता है 51% यानी कि 51% सूर्य की जो रोशनी होती है पृथ्वी वापस छोड़ देती है, वापस परावर्तित कर देती है। तो ये क्या होती है? ये इस तरीके से ये रेडियो तरंगें आती हैं लघु तरंगों के रूप में और दीर्घ तरंगों के रूप में क्या होती है? ये वापस चली जाती है। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ गई, टेम्परेचर बढ़ गया, तो ये क्या करती है? वायुमंडल से क्या होता है? इस गैस को क्या होती है? ये जो सूर्य का प्रकाश है इसे वापस नहीं जाने देती और ऐसे लगातार क्या होता है? टेम्परेचर इंक्रीज होता जा रहा है। टेम्परेचर इंक्रीज होने की क्रिया को ही ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ग्लोबल वार्मिंग का सिंपल सा फंडा है कि सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणें पृथ्वी तक आती है। पृथ्वी 49% सूर्य के प्रकाश को अपने पास रखती है, 51% प्रकाश को अपने वापस भेज देती है सूर्य के पास। इसमें क्या होता है? जब CO2 की मात्रा बढ़ जाएगी तो ये क्या होगा? जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि ये इसकी मात्रा बढ़ी है। इसकी मात्रा बढ़ने से क्या हुआ कि ये जो है सूरज की रोशनी को वापस नहीं जाने दे रही है। अगर वापस नहीं जाने देगी तो टेम्परेचर इंक्रीज रहेगा तो क्या होगा? तापमान बढ़ेगा और गर्मी ज़्यादा होगी और गर्मी ज़्यादा बढ़ने से, टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा? महासागरों का जो हिम ग्लेशियर होते हैं उनका पिघलना स्टार्ट हो जाएगा, जल स्तर बढ़ेगा। तो ये सारी घटनाएं घटित होती हैं। तो आपको याद रखना है ग्लोबल वार्मिंग के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट कौन सी गैस जिम्मेदार है? ग्लोबल वार्मिंग के लिए CO2 ही जिम्मेदार है, CO2 गैस। ठीक है, ये किससे निकलती है? तो अब देखा है आपने हर घर में मोटरसाइकिल तो रहती ही है, उसके अलावा 2 व्हीलर और 4 व्हीलर। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अगर कंपटीशन चल रहा है तो लोगों के बीच 4 पहिया गाड़ी लेने का। तो यही कारण है कि मोटर गाड़ियों के धुएं और औद्योगिक जो चिमनी होती है, उद्योग की चिमनियाँ होती है, उनसे जो धुआं निकलता है उसके कारण इसकी मात्रा में वृद्धि हो रही है। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद जल वाष्प।
0.4%। इसका भी परसेंटेज पूछ किया जाता है कि जलवाष्प का परसेंटेज कितना होता है। 0.4% वायुमंडल में जलवाष्प पाई जाती है। जलवाष्प क्या करती है, तो जलवाष्प भी हमारे पृथ्वी पर ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार होती है। ठीक है, ये क्या है, सबसे ज़्यादा परिवर्तनशील है। हाँ, और मोस्ट इम्पोर्टेंट ये भी है कि जलवाष्प अगर नहीं होती तो हमारी पृथ्वी पर क्या होता, बादल नहीं बनते तो वर्षा नहीं होती। तो जलवाष्प किसके लिए जिम्मेदार होती है, तो ये वर्षा वगैरह करवाने के लिए, बादल बनाने के लिए भी जिम्मेदार होती है। लेकिन अभी इसका मेन रोल क्या है, ये ग्लोबल वार्मिंग के लिए भी जिम्मेदार होती जा रही है। कैसे, सूरज से आने वाली रोशनी जलवाष्प जो फैली रहती है उसकी रोशनी वापस नहीं पहुंच पाती। इससे क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है, उसको ही कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। टेम्परेचर का बढ़ना या घटना दोनों ही ग्लोबल वार्मिंग में आएगा। जब अपन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को कम कर लेंगे तो ग्लोबल वार्मिंग क्या होगा, मतलब टेम्परेचर कम होगा, गर्मी कम होगी, तो वो भी चीज़ है। तो आपको सिंपल सा याद रखना है कि कार्बन डाइऑक्साइड सबसे पहले परसेंटेज याद रखना है, 0.33% या 0.33% भी बोल सकते हैं। कितना, 0.40% वर्तमान में वृद्धि हो गई है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार होती है। और कहाँ से निकलती है, मोटर गाड़ी धुआं इनसे निकलती है। घर में जो चूल्हा लकड़ी खाना बनाते थे उससे भी निकलती थी। लेकिन मोदी जी के द्वारा चलाई गई उज्ज्वला योजना के तहत क्या हुआ, हर घर गैस सिलेंडर पहुंचाया गया है, तो इसमें काफ़ी अधिक मात्रा में राहत मिली है। ठीक है, इसके बाद देखिए जलवाष्प सबसे ज़्यादा परिवर्तनशील कौन सी है, तो जलवाष्प है, ये याद रखना है। जलवाष्प सबसे ज़्यादा परिवर्तनशील गैस है, बोल सकते हैं। अक्रिय गैसों की बात करते हैं तो आर्गन पाई जाती है, 0.9% आर्गन पाई जाती है। पहले नंबर पर अक्रिय गैस ये पाई जाती है। नियॉन दूसरे नंबर पर पाई जाने वाली सबसे अधिक मात्रा में अक्रिय गैस है। हीलियम, क्रिप्टन, इसके बाद अगर बात करें रेडॉन, हाँ रेडॉन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि क्या वायुमंडल में रेडॉन गैस पाई जाती है, तो नहीं पाई जाती है। ठीक है, वायुमंडल में रेडॉन गैस नहीं पाई जाती, आर्गन हीलियम पाई जाती है, ये याद रखना है। ठीक है, इसके बाद अपन को देखना है ओजोन यानी कि O3 के बारे में और जानकारी लेते हैं। O3 यानी कि ओजोन के बारे में अपन कल पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। इसके बाद अपन वायुमंडल की परतों के बारे में पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर किस प्रकार का है वो पूरा देखेंगे। ठीक है, इसके लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, तभी हमें मोटिवेशन मिलेगा और पढ़ाने में भी मन लगेगा। तो हमारे साथ जुड़े रहिए। कल पूरा एटमॉस्फेयर यानी कि पूरा खत्म करने की कोशिश करेंगे। पहले O3 के बारे में पढ़ेंगे, क्यों ये चर्चा में रहा है। ठीक है, और क्या क्या इसके लिए सम्मेलन किए गए, क्या कन्वेक्शन किए गए, ये पूरा पढ़ेंगे। तो इसके लिए अपन कल कंटिन्यू रखते हैं, हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।